हे गाइस, माहौल सरकार टाइम ऑफ सप्लाई, आई होप रिविजन्स काम आ रहे हैं आपके। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 बोलता है गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए, और सेक्शन नंबर 14 बसंती जय वीरू मतलब वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, तो सर सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सबसे पहली बात सब ध्यान रखिएगा, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पर अगर आपने एज पर सेक्शन नंबर 31 जब इनवॉइस इश्यू करना था उस टाइम पे अगर इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 31 वो ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपने टाइम पे बिल इशू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, यहां पे लिखा था गुड्स के केस में और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर एक नोटिफिकेशन लाके बोल दिया कि गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो ऐसे केस में उस एडवांस का कोई रिलेवेंस नहीं होगा फॉर पेमेंट ऑफ फॉर क्रिएटिंग लायबिलिटी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर गुड्स। ओके, तो सर गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके सर फिर आता है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां रेसिपिएंट के लिए देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो उसके लिए सर 3 इवेंट दिए गुड्स के केस में, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इन 3 इवेंट में विच एवर इज अर्लीस्ट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। सेकंड, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। अच्छा, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया है, कब मानेंगे, डेट ऑफ एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग पेमेंट, या डेट ऑफ डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ये मान लेंगे पेमेंट हो गया है। ओके, और थर्ड है क्या, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लीस्ट। आई रिपीट, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब रेसिपिएंट की लायबिलिटी आएगी तो टाइम ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के लिए देखेंगे, वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जब गुड्स रिसीव हो गया वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर वो क्या होता है, एक्चुअल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर, जो रेसिपिएंट है उसकी बुक्स में। एंड सर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस अगर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती तो। और हाँ, इन तीनों इवेंट से भी अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। इन केस ऑफ वाउचर्स, अगर गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू वाउचर्स तो ऐसे केस में दो केस है। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, मतलब जब वाउचर दे रहे हो तो पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट यही गुड सप्लाई होने वाला है, जैसे ज्वेलरी का वाउचर है, ज्वेलरी ही सप्लाई होगी, तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 5 रेसिडुअल प्रोविजन है बेटा। ये कहता है कि अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो ऐसे केस में सर अगर रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आता है तो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और इन एनी अदर केस, फ्रॉड वगैरह केस में सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जिस दिन आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस कोई डिलेड पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट, लेट फी या कोई और पेनल्टी या किसी और नाम से कोई और कंसिडरेशन भी लिया है तो उस एडिशनल फीस के लिए, एडिशनल अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब वो एडिशनल अमाउंट आपको रिसीव होता है, क्योंकि वो एडिशनल अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है एज पर सेक्शन नंबर 15। क्लियर, तो सर जिस दिन वो अमाउंट रिसीव होगा वो दिन उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा उतना अमाउंट के लिए बेटा। ओके, तो सर ओरिजिनल वैल्यू के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से, और जो लेट पेमेंट फी या इंटरेस्ट आप चार्ज करो उसके लिए जब वो रिसीव होता है तब वही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर, ये सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6, ये गुड्स के रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया। अच्छा, जो इसका बेसिक प्रोविजन था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 उसमें लिखा था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जिस दिन बिल इशू हो जाना चाहिए वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इनवॉइस कब इशू होना चाहिए भाई, उसके लिए बोला है सर गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना है, सर अगर वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सेकंड, जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है तो उस केस में जब मैंने कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करवा दिया है, when the goods were made available to the customer, उस दिन या उससे पहले ही इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। क्लियर सर, और हाँ अगर आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे भेजा है कि भाई कस्टमर अप्रूव करेगा फिर सप्लाई होगी तो ऐसे केस में या तो उसने अप्रूवल दे दी
वो दिन मतलब सप्लाई हो गया वो दिन, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर, डन सरकार, ये था आपका क्या गुड्स के रिलेटेड पॉइंट। प्लस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कभी भी आप कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो थ्रू वायर, थ्रू केबल, थ्रू पाइपलाइन या किसी और मोड के थ्रू, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 31 ने कहा हुआ है कि सर इट डिपेंड्स, जो सप्लायर और रेसिपिएंट है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि पीरियोडिकल या तो सप्लायर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा या फिर पीरियोडिकली रेसिपिएंट सप्लायर को एक लमसम पेमेंट करेगा। क्लियर, तो जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू किया सप्लायर ने या रेसिपिएंट ने, जिस दिन सर लमसम अमाउंट पे किया पीरियोडिकली, क्लियर, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना होता है, और जितना अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना होगा उस दिन उतने अमाउंट की लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी की। बेटा क्लियर माहौल सरकार, ये था सेक्शन नंबर 12 और इनवॉइस से रिलेटेड सारे प्रोविजन। ओके, सेक्शन नंबर 13 इज रिगार्डिंग सर्विसेज। सेक्शन नंबर 13 इज रिगार्डिंग सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 ने बोला कि फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी फॉलोड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस दिन लायबिलिटी आती है सर्विस सप्लायर पे या रेसिपिएंट अगर रिवर्स चार्ज में तो टू पे द टैक्स। ओके सरकार, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 से मेन प्रोविजन शुरू होता है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया, इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द टाइम लिमिट गिवन इन सेक्शन नंबर 31, तो ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब सर्विसेज कंप्लीट करी, प्रोवाइड करी आपने वो दिन, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, कभी भी एडवांस रिसीव होता है सर्विसेज के केस में, तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ एडवांस उतने अमाउंट के टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड लायबिलिटी आती है। क्लियर, अच्छा अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए तक का एडवांस अगर है तो उतने अमाउंट के लिए आपकी चॉइस है कि आप चाहे तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के अभी टैक्स पे करें, या फिर जब उसका इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई मान के टैक्स पे कर देना। क्लियर, ओके। अब इनवॉइस कब इश्यू करना होता है सर्विसेज के केस में, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। पर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 days का टाइम दिया है टू इश्यू द इनवॉइस। क्लियर, इस टाइम में अगर इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और नहीं तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर हाँ, यहां बोल दिया कि अगर इनसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है नहीं पता, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है नहीं पता, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है ये नहीं पता, तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया होगा, खर्चा बुक कर दिया होगा, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके सर, ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2। अच्छा, एक और बात, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और कंटिन्यूसली, any service which is provided continuously or concurrently or recurrently for a continuous period exceeding 3 months is called continuous supply of service। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है? सर इट डिपेंड्स, 3 केस होते हैं बेटा। अगर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो जिस दिन वो इवेंट होगा उस दिन या उससे पहले ही इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सेकंड, अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है कि रेसिपिएंट इस ड्यू डेट को इतना अमाउंट पे करेगा सप्लायर को रेगुलरली, तो सर उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना कंपलसरी है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो जिस दिन रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है उस दिन उतने अमाउंट का सर्विसेज कंप्लीट हो गई है, उतने अमाउंट का बिल इश्यू करना पड़ेगा सर। यहां अगर आपने नोट किया तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है टू इश्यू द इनवॉइस। क्लियर, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो इसमें होता है उस दिन ही इनवॉइस इश्यू करना है, 30 दिन का वक्त नहीं है। जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उससे पहले बिल इश्यू करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। क्लियर, ओके। सर अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो और मान लो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया, टूट गया है, उस दिन तक जितने अमाउंट की सर्विसेज आपकी पूरी हो चुकी है उतने अमाउंट का आपको बिल इश्यू करना पड़ेगा। ओके सर, एक और चीज ध्यान रखिएगा, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया कि अगर आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो तो आप चाहो तो क्वार्टरली एक सिंगल बिल भी इशू कर सकते हो, बार बार बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर ये मैंने आपको बताया इनवॉइस के प्रोविजन, सो दैट आप लिंक कर पाए टाइम ऑफ सप्लाई से। ओके, तो बेसिक प्रोविजन क्या, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर सर्विसेज आपने कंप्लीट कर दी, प्रोवाइड कर दी, उसके 30 दिन में भी बिल इशू नहीं किया, या 45 days इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और जितना अमाउंट ऑफ एडवांस आया उतना अमाउंट पर लायबिलिटी आएगी एडवांस के केस में, प्लस 1000 रुपए तक का एडवांस है तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा वहां रेसिपिएंट लायबल होगा, और वहां पर रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है तो रेसिपिएंट के टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा,
सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, अब रेसिपिएंट ने पेमेंट क्या होगा सप्लायर को, कब मानेंगे, डेट ऑफ एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग पेमेंट और एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर बाय द रेसिपिएंट, वो डेट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, गुड्स के केस में 31st डे था, या है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस जहां पे रेसिपिएंट लायबल होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर हां अगर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में रेसिपिएंट लायबल होता है रिवर्स चार्ज में, पर वहां पे 61st डे तक का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। 61st डे का इंतजार ना हो पाएगा, सरकार ने बोल दिया भाई ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर, मतलब सर जिस दिन आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो वो दिन या एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर दोनों पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो। और हाँ सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज ने बोल दिया कि अगर इन सब इवेंट से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 सेम वाउचर के केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट का वाउचर है बेटा और उसके अगेंस्ट पिज्जा मिलने वाला है आपको, तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर की पिज्जा ही मिलने वाला है, तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 सेम प्रोविजन, रेसिडुअल प्रोविजन, अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा, सर अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6, सर अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा रिकवर कर लिया है तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस अमाउंट के लिए जिस दिन वो अमाउंट रिसीव होता है वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा, लायबिलिटी भी नहीं आएगी। ओके डन, ये सेक्शन नंबर 13 पूरा खत्म होता है। अब रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, अच्छा एक स्पेशल प्रोविजन फॉर बिल्डर्स, सर प्रमोटर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए बोला हुआ है कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, याद है बेटा बार्टर करते हैं, पुरानी सोसाइटी है, बिल्डिंग टूट रही है, नई बिल्डिंग बन रही है बेटा, सोसाइटी वाले क्या करते हैं या कोई पर्सन क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट करता है टीडीआर, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर दिया या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दे दिया टू द बिल्डर अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस, प्लस हो सकता है कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी रिसीव हो, तो ऐसे केस में ध्यान रखना society is also supplying services of transfer of development right, long term lease etc, and builder is also providing services of construction of residential dwelling या etc जो भी है, क्लियर। तो सर ऐसे दोनों केस में ध्यान रखना ये बार्टर है और दोनों केस में प्रमोटर ही लायबल होता है, क्लियर, मतलब जो सर्विसेज दे रहा है प्रमोटर बिल्डर उसके तो वो खुद लायबल है ही है। सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे भी टैक्स पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज में बिल्डर को। अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सिंस बिल्डिंग अभी टूट रही है और बिल्डर भी अपना बहुत बड़ा कॉस्ट इंकर करने वाला है, उसको भी अभी कुछ नहीं मिलने वाला है और सोसाइटी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई को शिफ्ट कर दिया और बोल दिया स्पेशल प्रोविजन देके, नोटिफिकेशन देके कि ऐसे केस में लायबिलिटी आएगी, नो डाउट प्रमोटर पे आएगी, पर कब आएगी सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन होगा उस दिन लायबिलिटी आएगी प्रमोटर पे फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, क्लियर डन। सरकार ध्यान रखिएगा इस ट्रांजेक्शन में प्रमोटर की जो लायबिलिटी उसके लिए भी टाइम ऑफ सप्लाई यही है, और जो सोसाइटी के या अदर पर्सन की जो इसने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड वगैरह ट्रांसफर करी उसकी लायबिलिटी, दोनों के लिए लायबिलिटी के लिए प्रमोटर जब लायबल होगा उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई यही रहेगा बेटा। लायबिलिटी कब आएगी, शिफ्ट कर दी बेटा इसकी लायबिलिटी, ओके डन। अब सर आ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 14 बसंती जयवीरू, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो ध्यान रखिएगा बेटा 6 केस बनेंगे इसके अंदर, क्लियर सर। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ध्यान रखिए बेटा, अगर मान लो देखो टाइम ऑफ सप्लाई 3 इवेंट पे डिपेंड करता है, सप्लाई, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, क्लियर सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर ये तीनों इवेंट पहले हो गए और उसके बाद रेट चेंज हुई तो नई रेट से मतलब ही नहीं बेटा। सेकंड, रेट चेंज होगी उसके बाद ही तीनों इवेंट हुए तो जो नई रेट होगी वही लगेगी ऑब्वियसली, पर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन नंबर 14 ने डिफाइन किया, और सेक्शन नंबर 14 को बहुत ही अच्छे से हमने 6 केस में डिफाइन किया है और 6 केस हमने बोल दिया यहाँ पे, क्या हमने क्या बोला, सरकार ने बोला भाई एक काम करो, ये तो हो गया सप्लाई, ये है इनवॉइस इश्यूड, ये है पेमेंट रिसीव्ड और ये टाइम ऑफ सप्लाई, आंसर क्या होगा। ओके सर हमने क्या किया बच्चों
इसको मान लिया है बसंती। अरे शोले वाली बसंती याद है कि नहीं है? क्लियर। इसको मान लिया है जय, इसको मान लिया है वीरू। क्लियर। अब देखिए बेटा सर कंप्लीशन, यस अच्छा यहाँ पे है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो हमने 3 केस लिए जब सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज इन रेट, हमने 3 केस लिए जब सर्विसेज कंप्लीट हुई है आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। क्लियर। ओके तो 6 केस ऐसे बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए ध्यान से, केस नंबर 1 सर्विसेज कंप्लीट हुई है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस। इनवॉइस इशू हुआ है बिफोर चेंज, नो। पेमेंट रिसीव हुआ है आफ्टर चेंज, नो। पेमेंट रिसीव हुआ बिफोर चेंज, नो, मतलब पेमेंट भी बाद में रिसीव हुआ है, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है, पर सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई है। तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, समझे मेरी बात? देखिए केस नंबर 2 में सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई है, इनवॉइस पहले आ गया है, पर पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है। तो ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। देन सर सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई है, इनवॉइस बाद में आया, पेमेंट पहले रिसीव हुआ था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर सर ऐसे ये तो आपने भी पढ़ा होगा, पर मैं याद करा देता हूं आपको भी। रुको सर, अभी टेबल बनाने का मतलब क्या है सर? एक काम करो सर, इसको मान लो बसंती, इनवॉइस को मान लो जय, और पेमेंट को मान लो वीरू। जय वीरू कोई भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए बेटा, ये यस है, ये नो, ये नो। केस नंबर 1 देखिएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको केवल। वैसे आपको शॉर्टकट में याद करना हो तो मेजोरिटी विंस ऐसा आप बोल सकते हो, पर दैट इज नॉट अ परफेक्ट आइडिया। ओके तो मैं आपको समझाता हूं। सर बसंतिया के लिए यस, बाकी दोनों नो है, मतलब जय वीरू साथ में, बसंतिया के लिए जय वीरू साथ में, दोनों में पहले पहुंचेगा। विच एवर इज अर्लियर, बसंती उसकी माहौल। सर बसंती यस, इनवॉइस यस, तो सर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बसंती यस, इनवॉइस नो, सर पेमेंट यस, तो सर बसंती के साथ कौन है? वीरू। वीरू की बात मानेंगे, भारत माता की जय। सर इधर देखो बेटा, बसंती यस है, इनवॉइस नो है, पेमेंट नो है, बसंती के लिए जय वीरू साथ में दोनों, तो विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले बचेगा बसंती उसकी। बसंती यस, इनवॉइस यस, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, हाँ है ना। बसंती यस, इधर पेमेंट यस, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर बसंती अकेली जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले बचेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ में कौन? जय, जय की बात माननी। बसंती के साथ कौन? वीरू, वीरू की बात माननी। भारत माता की जय। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन दिस आंसर। बहुत इजीली एग्जाम के लिए आप सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। ओके तो सर कुल मिला के सर अगर सर्विस कंप्लीशन पहले हो गई है, इनवॉइस भी पहले आ गया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, पेमेंट पहले आया, इनवॉइस बाद में आया तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस कंप्लीट पहले हो गई है, इनवॉइस पेमेंट दोनों बाद में, तो विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। सर इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हो गए, पर कंप्लीशन बाद में हुआ, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया है, पेमेंट बाद में आया, कंप्लीशन भी बाद में हुआ, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सर पेमेंट पहले आ गया एडवांस में, पर इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ है, कंप्लीशन बाद में हुआ, तो सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ सॉरी जो इनवॉइस बाद में इशू हुआ वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर, डन। अब सर यहां क्या था, लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। क्लियर कि जानबूझ के सर क्या करने का एक काम करो, अगर मान लो आपको पता है कि 1 जनवरी से, मान लो अभी दिसंबर चल रहा है मान लो, और 1 जनवरी से रेट ऑफ टैक्स बढ़ के अभी 18% है, बढ़ के 28% होने वाला है, तो क्या करना चाहिए इसमें सर? पर आपको पता है कंप्लीशन बाद में ही होने वाला है। अब सर्विस कंप्लीशन बाद में होने वाला है जनवरी के बाद में, 1 जनवरी से रेट 28% हो रही है, रेट कम करना हो, अगर आपको करंट एप्लीकेबल 18% से टैक्स अप्लाई करना हो, तो क्या सोल्यूशन है? इनवॉइस भी पहले इश्यू कर दो और पेमेंट भी पहले ही मंगा लो। अगर ये हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और वो ही जो रेट होगी 18% वही अप्लाई हो जाएगी, 28% नहीं लगेगी। तो ऐसे केस में लोगों ने क्या किया, इनवॉइस तो इश्यू कर दिया सर, पर पेमेंट बाद में आया। अब पेमेंट आया 10 जनवरी को, अब लोग बोलते नहीं नहीं सर ऐसा कुछ सेटिंग जमाओ कि दिसंबर में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए। तो लोगों ने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दी 25 दिसंबर को ही कि सर पेमेंट रिसीव हो गया है, और बैंक में एक्चुअली कब आया है सर? 10 जनवरी को। और आपको पता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया क्या 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो सर सरकार ने बोल दिया इसलिए दिमाग खराब मत करना, तुम लोग अगर ऐसे प्लानिंग करोगे तो हम भी कोई कम नहीं है। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर कभी रेट ऑफ टैक्स चेंज हुई है, और जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुई है उसके 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही क्या हो जाएगा,
डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब भले ही 25 दिसंबर को आपने डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर दिया रिगार्डिंग पेमेंट, पर एक्चुअल पेमेंट कब आया है? 10 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में आया है। और सर 1 जनवरी से रेट चेंज हो गई, 4 वर्किंग डे के बाद में पेमेंट क्रेडिट हुआ है। तो जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुआ 10 जनवरी, वो ही क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और फिर अकॉर्डिंगली सेक्शन नंबर 14 लगाया जाएगा। हाँ है ना? इसी के साथ भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 12, 13, 14 पूरा खत्म होता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है। अब माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा मुझे बताओ आप। क्लियर? और सरकार जोश में रह के पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो माहौल है ना सर, क्लियर, ये बनना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू गाइज।